आज कैपेसिटेंस टॉपिक का लेक्चर नंबर 6 स्टडी करना है और आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डेरिवेशन, ठीक है। डायरेक्ट्रिक कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर, ये सब हम लोग को स्टडी करना है। लेक्चर नंबर 6 ऑफ कैपेसिटेंस, सेकेंड टॉपिक इसमें चल रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके पहले फिनिश हुआ है, कंप्लीट सेकेंड टॉपिक। पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग किए थे कैपेसिटर का, उसमें ऑलरेडी सीरीज और पहला कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन, किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज फाइंड करना, वोल्टेज फाइंड करना, इक्वल कैपेसिटेंस, अनइक्वल कैपेसिटेंस, ये सब हम लोग स्टडी किए थे। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना। ठीक है, इसका हम लोग करेंगे बेटा डेरिवेशन। इसको समझ लो, जैसे ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के दो प्लेट हैं। अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं भर रहे हो तो ये बेटा एयर कैपेसिटर होता है। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है, प्लेट एरिया ए है, तो इसका कैपेसिटेंस होता है सी नॉट इजकल टू एक्सालन नॉट ए बाई डी। ये इसका कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, एक्सालन नॉट ए बाई डी। यानी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उसके प्लेट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों प्लेट के बीच के सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेपरेशन जितना ही कम होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन अगर इसमें ला करके क्या फिलअप कर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक कोई मीडियम फिलअप कर दिया जाए, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, के। तो इसी फॉर्मूले में के से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तब आता है सी इज इक्वल टू एक्सालन नॉट ए इंटू के अपॉन डी, एक्सालन नॉट ए इंटू के बाई डी। ये डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, और जब के हट जाता है तो वह एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाता है। तो फॉर्मूला याद रखो, एक्सालन नॉट ए इंटू के बाई डी। पहले प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लेट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी का डेरिवेशन करना है। इसके बाद से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे पहले प्लेट कैपेसिटर है और इसमें इस तरह से केवल टी थिकनेस का डायरेक्ट्रिक भरा है, ये सब एयर रीजन रहे, तो ये कहलाता है हेट्रोजीनियस मीडियम। और एक समान रूप से डायरेक्ट्रिक इसमें फिलअप कर दोगे तो ये कहलाता है बेटा होमोजीनियस मीडियम। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक किस तरह से फिलअप होगा बेटा, होमोजीनियस। दोनों प्लेट के बीच होमोजीनियस मीडियम होगा। तो जाहिर यहाँ एक डायग्राम बनाएंगे। पहले प्लेट कैपेसिटर, प्लेट एरिया, प्लेट एरिया ए होता है। ये लाइन नहीं है, ये दो प्लेट हैं, पैरेलल हैं, इसका एरिया है ए, प्लेट एरिया ए।
और दोनों प्लेट के बीच सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स इज इक्वल टू डी। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है। ये है बेटा सेपरेशन, देखो ये हो गया डी। अब डायग्राम समझ लो। जैसे फर्स्ट प्लेट को अगर पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाए तो सेकंड प्लेट पर सबको पता है माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये सब प्लस क्यू आ जाएगा, ये सब प्लस क्यू। इसलिए ये वाला पोर्शन क्या कर दिया जाएगा, अर्थिंग। अर्थिंग करने से क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इन प्लस को पॉजिटिव को समाप्त कर देंगे, जिससे क्या होगा कि इसके दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। दोनों प्लेट के बीच क्या डेवलप हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अब इसमें हम मान के चलना है कि इसमें डाइलेक्ट्रिक भी फिलअप है होमोजीनियस रूप से। डाइलेक्ट्रिक नहीं रहेगा तब बेटा उसको एयर कैपेसिटर कहेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स के, हमने डी लिख दिया, के रहेगा ना ये। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा V होगा। देख रहे हो, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V, सेपरेशन D, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस E, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, एक पे प्लस चार्ज दूसरे प्लेट पे माइनस चार्ज। ये है बेटा अर्थिंग, दूसरा प्लेट का आउटर पोर्शन अर्थिंग कर दिया जाता है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच हम लोग इंटेंसिटी लिखने वाले हैं। तो एक प्लेट क्या है बेटा पॉजिटिव, दूसरा प्लेट क्या है नेगेटिव। याद करो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल टॉपिक फिनिश किए थे, याद करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल टॉपिक में लास्ट में हम लोग चार्ज्ड प्लेट पढ़े थे, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट की इंटेंसिटी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव प्लेट की इंटेंसिटी भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, बट एक का प्लस होता था दूसरे का डायरेक्शन वही अलग अलग होता था। फिर याद करो हमने स्पेशल केस में पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट बताया था, एक साथ रख करके पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट, और जब पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट एक साथ रखे थे तो उनके बाहर भी हमने इंटेंसिटी बताया था, बाहर इंटेंसिटी 0 होता था, और प्लस माइनस प्लेट के बीच इंटेंसिटी भी हमने बताया था। याद आ रहा है ये सब? तो बताओ अगर याद आ रहा है तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट अगर दो पैरेलल प्लेट रख दिए जाएं तो उनके बीच कितनी इंटेंसिटी डेवलप होती है, अगर कुछ याद हो रहा हो तो बताओ बेटा। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ बहुत सही बेटा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, याद आया। सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो वो इंटेंसिटी हो गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बहुत सही बेटा, अक्षत ने आंसर दिया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सिंगल प्लेट का होता था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस माइनस में चूंकि दो इंटेंसिटी डेवलप होते थे,
अच्छा, लेकिन डायरेक्ट्रिक है इसलिए K से डिवाइड हो जाएगा, साथ में डायरेक्ट्रिक भी तो है यहाँ पर। लेकिन ये भी बेटा जानते हो कि अगर दो प्लेट के बीच अगर परसेंट डिफरेंस पता हो और सेपरेशन पता हो तो इंटेंसिटी होता है बेटा V/D। ये तो पहले टॉपिक में बहुत पहले हम बता चुके थे। दो प्लेट के बीच इंटेंसिटी बेटा परसेंट डिफरेंस V/, दोनों प्लेट के बीच सेपरेशन D, याद आ रहा है, होता है ऐसा। और ये हो गया σ/ε0K V/D। सिग्मा होता है बेटा चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन प्लेट एरिया A। हमने क्या लिखा बेटा, सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू हमने चार्ज अपॉन एरिया रख दिया, क्योंकि सिग्मा है क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज में एरिया से डिवाइड कर दिया। अब क्या करो, V इधर रहने दो, Q इधर लाओ, D उधर ले जाओ, अपॉन A ε0K। अब बेटा इसको पलट दो, तो Q अपॉन V इक्वल टू ε0 A इंटू K/D। बताओ बेटा Q अपॉन V को क्या कहेंगे, सी कैपेसिटेंस, इसको कहेंगे Q अपॉन V को C। ये आ गया इसका कैपेसिटेंस, कितना, ε0 A इंटू K अपॉन D। ये आ गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, जिसका यूनिट फैरेड होगा। डेरिवेशन हमने करा दिया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ठीक है, तो इससे ये आइडिया लग गया कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डायरेक्टली कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लेट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों प्लेट के बीच सेपरेशन जितना ही कम होगा, कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। अब बात करते हैं फॉर एयर कैपेसिटर। अगर ये डायरेक्ट्रिक कैपेसिटर ना हो करके अगर एयर कैपेसिटर बेटा होगा, तो +Q -Q, अब यहाँ एयर होगा, यहाँ माइनस होगा, ये अर्थिंग होगा, और एयर कैपेसिटर में जो इंटेंसिटी डेवलप होता है इसको E0 कहते हैं, और E0 का वैल्यू σ/ε0 होगा, K होगा नहीं इसमें। तो कुल मिला के जो फॉर्मूला था उसमें K के स्थान पे 1 हो जाएगा, तो C को तब C0 कह देंगे, और ε0 A, K का वैल्यू 1 अपॉन D आ गया। एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये बन गया, देख लो, ε0 A अपॉन D, K का वैल्यू 1 हो गया। इसलिए C में अगर C0 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा K, C अपॉन C0 इज इक्वल टू K, C इज इक्वल टू KC0। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट, C इज इक्वल टू KC0। C इज इक्वल टू KC0 मतलब डायरेक्ट्रिक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एयर कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का K टाइम्स होता है, सीधे K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े। यस सर।
अब देखो क्या बात करने चल रहे हैं हम। ये कैपेसिटर है और इसमें डाइलेक्ट्रिक केवल इतने पे फिलअप करना है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये डेरिवेशन भी आता है बोर्ड एग्जाम में, देखो और न्यूमेरिकल आता है। क्या खास बात है, इसका डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या है, थिकनेस टी है, दोनों प्लेट के बीच सेपरेशन कितना है, डी है, और ये क्या है, अब एयर रीजन है। देखो इसका कैपेसिटेंस कहता है, ये हेट्रोजीनियस, मतलब टी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक है, बाकी ये एयर है, एयर है, डाइलेक्ट्रिक है। इसका कहता है कैपेसिटेंस कितना होगा, तो इसका कैपेसिटेंस होता है बेटा इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देख लो बेटा, इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। हेट्रोजीनियस मीडियम, चाहे 2 3 4 जितना डायरेक्टिक उतना भरो, इसी मेथड से सब सॉल्व होगा। इसका डेरिवेशन आता है इस मामले का, बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले कर लिया जाए, उसके बाद से फिर आगे बढ़ा जाए। ये 21 नंबर क्वेश्चन है, असाइनमेंट का क्वेश्चन, और ये आईएससी बोर्ड एग्जाम 2014 में पूछा गया है। अब पहले प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड, देख रहे हो, सी नॉट दिया है, एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड दिया है, सी नॉट। It becomes 50 microfarad when a dielectric medium occupies the entire space between the two plates. दोनों प्लेट के बीच लाके डायरेक्ट्रिक फिलअप कर दिया, तब उसका कैपेसिटेंस हो गया कितना, 50 माइक्रोफैरेड। तो व्हाट इज डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, उसका क्या पूछ रहा है बेटा, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद आ रहा है, अभी हमने बताया C is यस सर, equal to, C + 2 K C नॉट से होगा। तो K is equal to C upon C naught is equal to 50 upon 5 is equal to 10। यानी उस डायरेक्ट्रिक मीडियम का जो K है वो कितना है बेटा, वो 10 है। आईएससी बोर्ड एग्जाम देखो इस मामले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। तो डायरेक्ट्रिक मीडियम का, डायरेक्ट्रिक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एयर मीडियम के कैपेसिटेंस का K टाइम्स होता है। ठीक, तो यहां तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, ये क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कर लिया, इस कॉन्सेप्ट पे। अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं बेटा, हेट्रोजीनियस मीडियम टू डिटरमाइन कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor when a dielectric medium of thickness T or T less than D is filled between two plates of capacitor। बेटा कैपेसिटेंस फाइंड तो करना है, कैपेसिटेंस बेटा फाइंड करना है, लेकिन अब होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस मीडियम की बात करेंगे। टी थिकनेस का डायरेक्ट्रिक फिलअप करना है बेटा, टी थिकनेस का। और डायग्राम बना लें, यह है पहले प्लेट कैपेसिटर, एक पे प्लस क्यू चार्ज,
दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज, सेपरेशन डी, इसमें डायट्रिक फिलअप करना है, लेकिन पूरे में डायट्रिक नहीं फिलअप करना है, होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस, इस तरह से डायट्रिक फिलअप करना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसका हम लोग क्या करने चल रहे हैं बेटा, डेरिवेशन। ये डेरिवेशन डायरेक्ट आता है बोर्ड एग्जाम में, न्यूमेरिकल आता है इस पर। ये डायट्रिक फिलअप कर दिया, इसका डायट्रिक कांस्टेंट K है और इसका थिकनेस T है, T का वैल्यू D से कम है। इसका डायट्रिक कांस्टेंट है बेटा K, थिकनेस है T, थिकनेस T है, डायट्रिक कांस्टेंट K है। अच्छा ये कौन सा रीजन हो गया इसके अगल बगल, एयर रीजन, इसलिए हम इसको कह रहे हैं हेट्रोजीनियस, क्योंकि एयर भी है डायट्रिक भी। आसपास दिखाई दे रहा है टी का वैल्यू डी से कम है, तो इसमें क्या है कि ये इतना टी थिकनेस हो गया डायट्रिक वाला, और ये अगल बगल ये सब हो गया एयर रीजन। अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि ये जो मीडियम भरे हो एकदम मिड में रहे, अगल बगल कहीं तो मैं इसे इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो। अच्छा इसमें डायट्रिक का थिकनेस कितना है, टी है। इसमें कोई बताएगा एयर रीजन कितने थिकनेस में है? डी माइनस डी माइनस टी। हाँ डी माइनस टी में एयर रीजन और टी थिकनेस में डायट्रिक रीजन है। बुक में देखना ये सब डेरिवेशन ऐसा डायग्राम बना के सब दिया है, बोर्ड एग्जाम में आता है ये। तो यहाँ से बेटा देख लो, ये जो एयर रीजन होगा इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इसको ई नॉट कहेंगे, और इस डायट्रिक रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको ई कहेंगे। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक थिकनेस दैट इज रीजन, डायटिक रीजन, यह है कितना, टी। बट एयर थिकनेस, एयर रीजन, वो है डी माइनस टी। डायटिक रीजन है टी थिकनेस में, एयर रीजन है डी माइनस टी थिकनेस में। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब जाहिर है भाई एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे चार्ज, तो यहाँ हम लोग दिए होंगे बेटा पोटेंशियल का डिफरेंस, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा, प्लस माइनस प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V हमने दिया। ये V वोल्टेज बेटा दो पार्ट में जाके डिवाइड होगा, एक एयर रीजन में और एक डायटिक रीजन में, और दोनों का सम टोटल V हो जाएगा। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। टोटल जो पोटेंशियल दिया जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच दो पार्ट में डिवाइड होगा, V1 प्लस V2। V1 ये एयर रीजन के लिए, और V2 ये डाई इलेक्ट्रिक रीजन के लिए। ठीक, तो हम एक पेज आगे बढ़ते हैं, एक आंसर समझा के तब आगे पीछे आते हैं। इज इक्वल टू होता है बेटा V बाई डी, इज इक्वल टू V बाई डी होता है, सबको पता है।
तो v इजिकल टू कितना होगा, E इंटू डी। तो डायरेक्ट्रिक रीजन वाला, एयर रीजन वाला कितना होगा, एयर रीजन की इंटेंसिटी E नॉट है और थिकनेस कितना है उसका D माइनस टी। V2 कितना होगा डायरेक्ट्रिक रीजन का, उसकी इंटेंसिटी E है और थिकनेस कितना है T। सोचो इस बात को, देखो E इज इक्वल टू V बाई डी। तो V इज इक्वल टू कितना होगा, E इंटू डी, इंटेंसिटी और जितने थिकनेस में इंटेंसिटी वो है। बता रहे समझ में क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे रखें, देखो वोल्टेज रखना है एयर रीजन वाला, एयर रीजन वाला हमको वोल्टेज लिखना है जो अंदर जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो एयर रीजन का थिकनेस कितना है, देखो D माइनस टी है, और एयर रीजन की इंटेंसिटी कितना है E नॉट है। तो एयर रीजन की इंटेंसिटी E नॉट इंटू थिकनेस, बोलो थिकनेस बेटा एयर रीजन वाला बोलो, D माइनस टी। हाँ। और डायरेक्ट्रिक रीजन वाला इंटेंसिटी कितना है E और उसका थिकनेस कितना है T। ये लाइन समझ में आया सबको। अच्छा अब बताओ E नॉट क्या है, एयर रीजन की इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी होता है सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। इसके सामने लिख देंगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में D माइनस टी। और ये जो E होगा डायरेक्ट्रिक रीजन वाला है, तो सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट रहेगा और साथ में K भी रहेगा क्योंकि डायरेक्ट्रिक रीजन वाला है, इंटू T। चलो भाई इसमें देखो सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट बेटा कॉमन हो गया, ब्रैकेट में कितना आ गया D माइनस टी और प्लस T बाई के। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इक्वेशन आ गया V इज इक्वल टू सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाई के। और सबको पता है कि बेटा जो सिग्मा होता है चार्ज अपान एरिया, चार्ज अपान एरिया सिग्मा को लिख दो, और ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस T बाई के। अब क्या करो Q को इधर लेते आओ, Q को इधर लेते आओ, तो ये हो गया D माइनस टी प्लस T बाई के अपान ए इप्सिलॉन नॉट, इस तरह से लिख सकते हो। इसको पलट दो तो हो गया Q अपान V इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए अपान D माइनस टी प्लस T बाई के। इतने को क्या कहेंगे बताओ, C। आगे बेटा C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट प्लेट एरिया A अपान D माइनस टी यानी एयर रीजन प्लस T अपान के। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माना जाता है। तो डेरिवेशन भी हो गया, आराम से इस पे क्वेश्चन सॉल्व करो इस टाइप के कॉन्सेप्ट पर। ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ से हमने इसका डेरिवेशन स्टार्ट किया, ये हेडिंग है, ये डायग्राम है, इसके थोड़ी थ्योरी हमने लिख दिया। उसके बाद से ये डायग्राम थ्योरी, हमने जो टोटल वोल्टेज प्लस माइनस के बीच दिया गया उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एयर रीजन डायरेक्ट्रिक रीजन। अब एयर रीजन का यहाँ E इंटू डी से वोल्टेज लिख दिया, इसका E इंटू डी से वोल्टेज लिख दिया, क्योंकि इसका सेपरेशन D माइनस टी है, इसका T है, तो हमने लिख दिया। E का वैल्यू यहाँ पे सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट के, फिर सिग्मा का वैल्यू चार्ज अपान एरिया रख दिया। इतना मन में रखो तो आराम से डेरिवेशन करते चले जाओ। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा यहाँ से डिराइव हो गया, याद रहना चाहिए, इप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस टी प्लस T बाई के। ठीक, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब इस फॉर्मूले के लिए स्पेशल केस यानी स्पेशल वैरायटी के जूस, स्पेशल वैरायटी के जूस पिलाए जाएंगे यहाँ पर बेटा। स्पेशल केस फर्स्ट, अब जैसे हम लोग अभी फॉर्मूला जो पढ़े, इफ whole separation between two plates is filled by dielectric medium। देखो अभी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उसी से अभी देखो कॉन्सेप्ट अभी जो डेरिवेशन किए हैं उससे ये भी देखो आ गई। जैसे एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, दूसरे पे क्या था निगेटिव, प्लेट एरिया ए, सेपरेशन डी, और पूरे में ऐसे डायरेक्ट अगर भर दिया जाए तो ये देखो होमोजीनियस हो गया। स्पेशल केस पूरे में डायरेक्ट के भर दिया। तो अभी ये जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इससे देखो ये हम लोग को फॉर्मूला मिल जाएगा इसका भी, यानी एक जनरल फॉर्मूला हो गया ये फॉर्मूला। इसी से एयर कैपेसिटर डायरेक्ट जो चाहो वो फाइंड करो। तो इसमें क्या है देखो, जो डायरेक्ट का थिकनेस है टी और डी दोनों बराबर हो, एयर टी और डी दोनों इक्वल हो। सी इज इक्वल टू epsilon ए अपॉन डी माइनस टी, तो टी का वैल्यू डी प्लस टी अपान के यानी डी अपान के, ये वैल्यू 0 हो गया। epsilon ए अपान 0 प्लस डी बाई के न्यूमरेटर में चला गया। तो बेटा epsilon ए इंटू के बाई डी बोलो आया कि नहीं आया, सोच लो तुम ही, सोच लो। यानी इस फॉर्मूले से भी ये वाला फॉर्मूला बन गया कंप्लीट डायरेक्ट्रिक वाला। और अगर के की वैल्यू 1 हो जाए तो हो जाएगा बेटा एयर कैपेसिटर, तब ये epsilon ए बाई ई आ गया। तो अभी जो हम लोग हेट्रोजेनियस मीडियम वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस हेट्रोजेनियस मीडियम वाले कॉन्सेप्ट में epsilon ए इंटू के बाई डी ये भी आ गया, epsilon ए इंटू के बाई डी, और साथ में एयर कैपेसिटर का भी फॉर्मूला उसी से बन गया। ठीक है, ये हो गया स्पेशल केस फर्स्ट। अब बात करते हैं केस सेकंड की बात करते हैं। मान लो कैपेसिटर के जो दोनों प्लेट हैं इसमें एक डायरेक्ट्रिक भरे थे ना, अभी एक डायरेक्ट्रिक टी थिकनेस का, प्लेट एरिया ए है, टोटल थिकनेस डी है, इसमें तुम एक से ज्यादा डायरेक्ट्रिक भर दो। जैसे T1 थिकनेस का एक डायरेक्ट्रिक भर दिया, फिर T2 थिकनेस का दूसरा डायरेक्ट्रिक फिलअप कर दिया, ऐसे ही T3 थिकनेस का तीसरा डायरेक्ट्रिक भर दिया। एन डायरेक्ट्रिक लाके भर दो बेटा, इसमें एन डायरेक्ट्रिक 50 डायरेक्ट्रिक लाके भर दो, तभी भी एकदम उसी मेथड से इसका फॉर्मूला बन जाता है। देख रहे हो, सब कई अब डायरेक्ट्रिक हैं, एक नहीं कई। इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3, इसका बेटा थिकनेस है T1, इसका थिकनेस है T2, इसका थिकनेस है T3, और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है D। इसका कैपेसिटेंस कितना आसान, देखो epsilon A अपॉन, मान लो n डायरेक्ट्रिक भरे गए हैं, n तीन ही नहीं n है,
तो जब एक था तो डी माइनस टी था, अब क्या होगा, डी में से T1 भी माइनस होगा, T2 भी माइनस होगा, T3 भी माइनस होगा। ऐसे अगर n डायट्रिक हैं तो इस तरह से n तक इसको माइनस करते चले जाएंगे। प्लस याद करो T बाई के था, तो हो जाएगा पहले का T1 बाई K1, दूसरे का T2 बाई K2, तीसरे का T3 अपॉन K3 प्लस Tn अपॉन Kn। देख रहे हो, यानी मतलब एन डायट्रिक वाला तुमसे पूछा नहीं जाएगा, वैसे कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। मतलब एक से ज्यादा भी डायट्रिक हो तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से को फॉर्मूला बन गया, ब्रह्मास्त्र मिल गया तुमको बेटा। 2 डायट्रिक 3 डायट्रिक जितना चाहे उतना फिलअप कर दे, समझना। 2 डायट्रिक 3 डायट्रिक सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब तुम ये बताओ, ध्यान से सुनना, अगर ये जितने डायट्रिक भरे गए हैं, एन डायट्रिक मान लो भरे गए, लेकिन इस तरह से फिलअप किए जाएं कि सब आपस में टच रहे, यहां से यहां तक K1 K2 K3 सब फिलअप कर दो, खूब ढेर सारे फिलअप कर दो, ऐसे ऐसे खूब ढेर सारे डायट्रिक फिलअप कर दो, लेकिन इनमें एयर ना रह जाए। देखो यहाँ पे एयर है, ऐसे बीच बीच में एयर है, लेकिन सारे के सारे डायट्रिक इस तरह से फिलअप करो कि सब कांटेक्ट में रहे। तो बताओ दोनों प्लेट के बीच क्या नहीं रहेगा, बताओ। एयर। एयर नहीं रहेगा। एयर नहीं रहेगा तो इस फॉर्मूले में से क्या गायब होगा, बताओ। जब एयर नहीं रहेगा तो सभी का थिकनेस मिलकर के डी के बराबर हो जाएगा, और जब सबका थिकनेस मिलकर डी के बराबर हो जाएगा तो क्या है बेटा, ये वाला टर्म गायब नहीं हो जाएगा। देखो डी माइनस T1 माइनस T2, क्योंकि T1 T2 T3 सबका थिकनेस मिल करके जब डी के बराबर हो जाएगा तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, बचेगा इप्सिलॉन ए अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। जितने डायट्रिक आराम से सॉल्व करते चले जाओ। समझ में आ गया बेटा? तो वही अब केस थर्ड में बताने चल रहे हैं। ये समझ में आया कि नहीं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? इफ ईच डायट्रिक आर प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स सच दैट ईच डायट्रिक आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट में रखा गया, जिससे कि दोनों प्लेट के बीच कहीं एयर रह ही न जाए, तो ऐसा तभी होगा जब सभी डायट्रिक का थिकनेस मिलकर के डी के बराबर होगा। तो ये डी माइनस टी वाला टर्म इसमें से क्या हो जाएगा बेटा, गायब हो जाएगा। और क्या, तो बात करते हैं केस नंबर 3 की। इफ ईच डाइलेक्ट्रिक मीडियम आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट between two plates of कैपेसिटर, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच इस तरह से डायट्रिक लाके भर दो कि कोई एयर रीजन ना रह जाए, दैट इज नो एनी एयर रीजन, कोई एयर रीजन नहीं रहेगा। मतलब डी माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 माइनस Tn वाला टर्म बोलो कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। 0 क्योंकि T1 T2 T3 सबका सम डी के बराबर हो जाएगा, सब माइनस होकर 0 हो जाएगा। तब क्या फॉर्मूला बना तुम खुद ही सोच सकते हो। तो अब फॉर्मूला बन गया C इज इक्वल टू एक्साला नॉट ए अपॉन वही डी माइनस टी वाला टर्म 0 हो गया, तो बस बच गया T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस Tn अपॉन Kn। ठीक, डी माइनस टी वाला टर्म गायब हो गया बस। चले बेटा नेक्स्ट।
आगे बढ़े। यस सर। केस नंबर 4, ये पहले प्लेट एयर कैपेसिटर है, और इसमें केवल 2 डायटिक भरा गया है। अब ये क्वेश्चन है एक तरह से, और देख लो किस तरह से 2 डायटिक भरा गया है। 2 डायटिक्स में केवल भरा गया है, एक है K1, दूसरा है K2। एक ये डायट्रिक हो गया, और बेटा एक ये डायट्रिक हो गया। विशेषता इसकी देख रहे हो डायग्राम की, 2 डायट्रिक भरे गए हैं, 2 डायट्रिक फिलअप किए गए हैं दोनों प्लेट के बीच, ये दोनों इसके प्लेट हैं, 2 डायट्रिक फिलअप किए गए हैं, लेकिन किस तरह से फिलअप किए गए हैं कि इनके बीच कोई सेपरेशन, एयर गैप नहीं है। देख रहे हो, इन दोनों प्लेट के बीच, इन दोनों प्लेट के बीच कोई एयर गैप नहीं है। यह है बेटा D/2, यह यानी हाफ पार्ट में D/2 पार्ट में यहाँ भर दिया बेटा K1, और नेक्स्ट D/2 पार्ट में भर दिया बेटा K2। देख लो K1 K2 का D/2। अच्छा, D/2 और D/2 मिलकर बताओ D के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। प्लेट एरिया A ही है, तो इसका कैपेसिटेंस सोच सकते हो कितना बनेगा, ε0 A अपान क्या नहीं है बेटा, ए रीजन, और 2 ही डायरेक्ट्रिक हैं, तो कहोगे T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2। आराम से वैल्यू रख दो, ε0 A अपान, बोलो T1 का वैल्यू बोलो सर D/2। हाँ, D/2 अपान K1 प्लस D/2 अपान K2 इक्वल टू ε0 A अपान D/2 कॉमन हो गया, यहां से बच गया बेटा 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2, एलसीएम हो गया यहाँ K1 K2 अपान K1 प्लस K2, और नीचे 2 भी आएगा, या के यहाँ सेट हो गया, तो आ गया ε0 A ब्रैकेट में 2 K1 K2 अपान K1 प्लस K2। ये देखो इसका कैपेसिटेंस आ गया। मतलब इस टाइप से अगर डायरेक्ट फिलअप कर दिया जाए तो इस तरह से बेटा कैपेसिटेंस इसका निकाला जा सकता है। देख आगे समझ में, अरे इसको सॉल्व कर लो ना, इतने को सॉल्व करो, इतना आएगा। एलसीएम लो 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2 का, 1 अपान 2 भी आ जाएगा, वो 2 K1 K2 के साथ चला जाएगा, K1 K2 हमने 2 लाइन छोड़ के डायरेक्ट लिख दिया, तो ε0 A अपान D 2 K1 K2 अपान K1 प्लस 2, ये इसका कैपेसिटेंस आ गया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच एक डायरेक्ट्रिक है कि 2 डायरेक्ट्रिक? 2 डायरेक्ट्रिक है। क्या क्या, K1 K2, सेपरेशन उनका क्या है, सेम है, लेकिन किस तरह से फिलअप किए गए हैं, इस तरह से फिलअप किए गए हैं कि दोनों प्लेट के बीच कौन सा रीजन न रहे, एयर, इस तरह से फिलअप किए गए हैं। अच्छा बताओ, अगर ये कहे तो बताओ इस क्वेश्चन में तुम्हारे सामने जो डायग्राम बना है, K1 K2 का इक्विवेलेंट K बताओ कितना होगा, दोनों का मिला के नेट K कितना होगा, बताओगे बेटा नेट K कितना होगा। तो बेटा यहाँ दिख रहा है, देख लो नेट K अगर यहाँ देखना है तो देखो ε0 A इंटू K/D, K के स्थान पे क्या दिख रहा है बेटा, K के स्थान पे दिख रहा है 2 K1 K2 अपान K1 प्लस K। यानी यहाँ जो नेट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है, नेट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो K1 K2 का हार्मोनिक मीन होता है। 2 K1 K2 अपान K1 प्लस K2 ये हार्मोनिक मीन है। 2AB अपान A प्लस B ये सब हार्मोनिक मीन होते हैं। रूट भर A इंटू बी, सी बराबर रूट भर A इंटू बी ज्योमेट्रिकल मीन होता है। A प्लस B/2 अर्थमेटिक मीन होता है। तो नेट K आ गया बेटा 2 K1 K2 अपान K1 प्लस K2, देख सकते हैं नेट K। इससे 3 डायरेक्ट्रिक भर दिए जाए तो यहाँ प्लस T3 अपान K3 हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। जैसे ये क्वेश्चन तो चलो हम सॉल्व करा दिए, ISC बोर्ड एग्जाम 2014 में आया था सीबरा KC नाट से, लेकिन ये क्वेश्चन देखो,
फर्स्ट लेवल का 37 नंबर क्वेश्चन है, देख लेना, असाइनमेंट का बेटा, फर्स्ट लेवल। पहले प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट सेपरेशन डी हैज कैपेसिटेंस सी नॉट इन द ऑब्सेंस ऑफ डायट्रिक, मतलब डायट्रिक जब नहीं है तो कैपेसिटेंस सी नॉट है। एक कैपेसिटेंस मैंने स्लैब ऑफ डायट्रिक मटेरियल, अब इसका कितना कैपेसिटेंस होगा? अगर एक डायट्रिक मटेरियल आके भर दिया जिसका के का वैल्यू 4 है और थिकनेस d/3 है, अब कितना कैपेसिटेंस होगा? बताओ, फॉर्मूला ना पता रहे तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बेटा। C बराबर इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T/K से क्या होगा बेटा? सॉल्व होगा। आंसर बताओगे? ट्राई करोगे बेटा? ट्राई करो 2 मिनट इसको, आंसर बताओ। आंसर आया बेटा आप लोगों का कुछ? आवाज आ रही है सबको? सर डी। लास्ट ऑप्शन? हाँ बेटा सही है। यस सर। लास्ट ऑप्शन सही है एकदम। पहले बेटा ये देख लो, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है। पहले ये एयर कैपेसिटर, सेपरेशन प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन डी है, इसका कैपेसिटेंस सी नॉट दिया है, तो सी नॉट का वैल्यू आ जाएगा इप्सिलॉन नॉट A/D। ये फर्स्ट इक्वेशन, पहले एयर कैपेसिटर था तो C इज इक्वल टू सी नॉट इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A/D, क्योंकि शुरू में देखो सी नॉट दिया है। अब बाद में क्या किया? बाद में देख लो, वही कैपेसिटर है, वही सेपरेशन अभी भी है, अब प्लेट एरिया भी सेम है। अब इसमें ला करके एक d/3 थिकनेस का डायट्रिक यानी हेट्रोजीनियस बना दिया। बताओ, फॉर्मूला नहीं याद रहे तो इस क्वेश्चन को बेटा नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब k का वैल्यू 4 दिया है और इसका थिकनेस d/3 दिया है, यानी जो t का वैल्यू है वो d से बेटा कम है, यानी कंफर्म हो गया कि ये बेटा एयर रीजन है। अब इसका कैपेसिटेंस क्या करना है? फाइंड करना है। तो कहोगे अरे हमको तो फॉर्मूला याद है, कहोगे इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T/K, बस K का वैल्यू रख दो और T का वैल्यू रख दो, हिसाब हो गया बेटा पुट आंसर आ जाएगा इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T का वैल्यू है बेटा D/3 प्लस T का वैल्यू बेटा D/3, K का वैल्यू कितना है? 4। तो C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये कितना आ गया? 2D/3 आ गया हमारे हिसाब से, प्लस 2D/3 प्लस D/3 इंटू 4, that is C is equal to इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/3, इसमें कॉमन हो गया तो बच गया 2 प्लस 1/4, that is C is equal to इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/3 और यहाँ से 9/4, 3 से कट के बेटा 3 आ गया, तो C is equal to इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इन ब्रैकेट, 4 चला जाएगा न्यूमरेटर में, अपॉन 3 बचेगा, और इप्सिलॉन नॉट A/D को तुम क्या लिख लोगे? देख लो, इप्सिलॉन नॉट A/D को C नॉट लिख दोगे बेटा, इतने को C नॉट लिख दो तो कैपेसिटेंस आ गया 4 C नॉट अपॉन 3। कैपेसिटेंस बढ़ गया, देख लो, पहले C नॉट था अब 4/3 टाइम्स हो गया, बढ़ गया कैपेसिटेंस। क्यों बढ़ा? क्यों बढ़ा? क्योंकि डायट्रिक भरे ना, डायट्रिक भरने से तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही। देख लो 4/3 C नॉट आ गया। तो बताओ, अगर ये फॉर्मूला बेटा ना याद रहे तो क्या इससे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे?
वो चाहे 50 डायटिक भर दे ऐसे सॉल्व कर दोगे, लेकिन एक ही डायटिक वाले, 2 डायटिक वाले क्वेश्चन तुम्हारे सामने आते हैं। ये आंसर सही है, देखो 4/3 C नॉट आंसर आ गया। ठीक, ये पहले एयर कैपेसिटर था, बाद में हेट्रोजीनियसली इसमें क्या किया, डायटिक भर दिया, और डायटिक इसका जो कांस्टेंट है वो K का वैल्यू बेटा यहाँ देख लो 4 है, K का वैल्यू 4 है, और T का वैल्यू D/3 है, वैल्यू रख दिया, इनिशियल कटर में आंसर दे दिया। ठीक, कोई डाउट, कुछ पूछना है, आगे बढ़े बेटा? यस सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये असाइनमेंट का सेकेंड लेवल 34 नंबर क्वेश्चन इंजीनियरिंग एग्जाम 2008 में पूछा गया है। पहले प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड, वही कहानी फिर देख लो। एयर कैपेसिटर है, सेपरेशन D मान लें, प्लेट एरिया A मान लें, कैपेसिटेंस C0 मान लें, तो C0 का वैल्यू दिया है, देख लो 9 पिकोफैरेड C0 का वैल्यू दिया है, 9 पिकोफैरेड। थोड़ा सा बेटा हम फैन ऑन कर लें और गर्मी महसूस हो रहा है। C0 का वैल्यू 9 पिकोफैरेड दिया है, और C0 का वैल्यू होगा इप्सिलॉन नॉट A/D, क्योंकि एयर कैपेसिटर है। अब क्या किया, दोनों प्लेट के बीच ला करके 2 डायटिक भर दिया। देखो एक का डायटिक कांस्टेंट 3 है, दूसरे का बेटा 6 है, एक का थिकनेस D/3 है, दूसरे का थिकनेस 2D/3 है। तो जाहिर है कि वो डायग्राम बनाना पड़ेगा। अच्छा, दोनों का थिकनेस देख लो क्या है, एक का है D/3, दूसरे का 2D/3। तो D/3 और 2D/3 का जब सम करोगे तो क्या D नहीं आ गया? मतलब इस तरह से डायटिक फिलअप किया है, एक का थिकनेस कम है, दूसरे का ज्यादा है, इस तरह से डायटिक फिलअप किया है कि इसमें क्या ना रह जाए बेटा, एयर रीजन। देख लो इस तरह से डायटिक भरा है, एक का थिकनेस D/3, दूसरे का थिकनेस 2D/3। एकदम आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। फास्ट सॉल्व करना है तो 3 लाइन में सॉल्व कर दूंगा। दो इस तरह से डायटिक भर दिया, इसका जो डायटिक कांस्टेंट है K1 3, इसका डायटिक कांस्टेंट K2 6, इसका थिकनेस D/3, इसका थिकनेस 2D/3, दोनों का सम करो, देखो D आ गया, दैट इज नो एनी एयर रीजन। इसी का कैपेसिटेंस क्या करना है, फाइंड करना है। प्लेट एरिया अभी भी A है तो समझ में आ रहा है फॉर्मूला, C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A/, याद आ रहा है, T1/, K1 प्लस T2/K2। बस कितना आसानी से देखो सॉल्व हो जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन जल्दी स्टूडेंट्स कर नहीं पाता, लेकिन इसका आइडिया तुरंत सॉल्व कर दोगे। क्या गया, इप्सिलॉन नॉट A/, T1 का वैल्यू D/3, K1 का वैल्यू 3, 2D/3/6, D/3 बेटा कॉमन हो गया, तो यहां से बच गया 1/3,
और यहाँ से 2/6 बचा, अब 2/6 को भी 1/3 लिख दोगे, तो ये आ गया इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और 2/9, 2/3 और 3 × 3, ये आ गया इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 9/2 और इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, देखो यहाँ से इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का वैल्यू है C नॉट और C नॉट का वैल्यू है 9 पिको फैरेड, यहाँ रख दो इसको C नॉट इंटू 9/2, C नॉट इज 9 पिको फैरेड इंटू 9/2 इक्वल टू 81/2, 81/2 मतलब 40.5 पिको फैरेड, ये आंसर आ गया। ये ट्रिपली का क्वेश्चन है, देख लो कितना आया 40.5 पिको फैरेड, ये डी ऑप्शन सही है। इस तरह से डायरेक्ट भरा था कि पूरा का पूरा सेपरेशन दो पार्ट में डिवाइड हो तो रहा है, दो पार्ट में, लेकिन क्या नहीं है बेटा, ए रीजन नहीं है, ए रीजन इसमें नहीं। देखो ये फॉर्मूला बड़ा काम करता है, जितने डायरेक्ट फिलअप किए जाएं बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अच्छा अब देखो, जैसे हम तुमसे ये कहें कि इस तरह से डायरेक्ट भरा गया, इस तरह से डायरेक्ट भरा गया, T1 और T2 थिकनेस का डी सेपरेशन है, तो इस तरह डायरेक्ट भरने का मतलब होता है कि सेपरेशन को डिवाइड करना। देखो T1 T2 में सेपरेशन डिवाइड हो गया, और यहाँ पे क्या होगा कि ये बीच में एक प्लेट का काम करने लगता है, ये तो एक ये कैपेसिटर बन जाता है और एक ये, दो ये कैपेसिटर इस तरह, जब सेपरेशन डिवाइड होता है ना तो ये इस तरह से कैपेसिटर बन जाते हैं सीरीज में। तुम चाहो तो अभी जो हम ये सब क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, दो कैपेसिटर से सीरीज में बना के क्वेश्चन कर सकते हो। इसी तरह से मान लो इन दोनों प्लेट के बीच इस तरह से डायरेक्ट भर दिया, एक डायरेक्ट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसका थिकनेस T1, इसका थिकनेस T2, इसका थिकनेस T3, सेपरेशन डिवाइड हो रहा है, इसमें ऐसे तीन कैपेसिटर ऐसे बन जाएंगे, और तीनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज। लेकिन अगर इन दोनों प्लेट के बीच अगर इस तरह से डायरेक्ट भरा जाए, देख लो ऐसे डायरेक्ट भर दिया, एक डायरेक्ट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये बेटा एरिया डिवाइड कर रहा है, सेपरेशन डिवाइड नहीं हो रहा है। इस बात को सोच पा रहे हो कि नहीं, सोचो, ये एरिया डिवाइड करता है। तो एक ये कैपेसिटर C1 बना, ये C2 बना, ये C3 बना, तो तीन कैपेसिटर ऐसे बन गए, C1 C2 और C3। बताओ ये तीनों किसमें है, सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में। क्या, हाँ क्या समझ में आया कि अगर पहले प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच डायरेक्ट इस तरह से भरो, इस तरह से फिलअप करो कि वह थिकनेस डिवाइड करे तो उसको सीरीज कहते हैं, और जब एरिया डिवाइड करे तो बेटा इसको पैरेलल कहते हैं। ठीक, इस बात को याद रखना। तो अगेन ये पहले प्लेट कैपेसिटर है, और इस तरह से डायरेक्ट इसमें फिलअप किया जा रहा है। डायरेक्ट कांस्टेंट K1, K2, K3 सबका सेपरेशन सेम है। देख लो ये इसके प्लेट है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्लेट है, सेपरेशन सबका सेम है, बट इसका प्लेट एरिया A1 है, इसका प्लेट एरिया A2 है, इसका प्लेट एरिया A3 है। आगे समझ में बेटा सबको? इसमें क्या डिवाइड हुआ है बताओ, सेपरेशन डिवाइड हुआ है कि एरिया डिवाइड हुआ है? एरिया। अच्छा बताओ, जब एरिया डिवाइड हुआ है तो इसमें कुल कितने कैपेसिटर बन रहे हैं बताओ?
बोलो बेटा कितने कैपेसिटर यहाँ बन रहे हैं, बोलो। सर 3। तीनों सीरीज की पैरेलल। सर पैरेलल। बस, तो ये कहानी इस तरह से हो गया। एक ये कैपेसिटर बना, एक दूसरा इस तरह से बन गया, तीसरा इस तरह से बन गया। ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, और सबके सब बेटा किसमें कनेक्ट हो गए, पैरेलल में। इसलिए इस टाइप का अगर डायटिक भरा हो तो आंख बंद करके इस तरह से सॉल्व करना, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि पैरेलल सीख चुके हो तुम। पैरेलल में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 सीधे होता है। अब C1 का वैल्यू यहां से रख लो, तो इप्सिलॉन नॉट प्लेट एरिया A1 डायटिक कांस्टेंट K1 अपॉन D प्लस इप्सिलॉन नॉट A2 इंटू K2 अपॉन D प्लस इप्सिलॉन नॉट इंटू K3 अपॉन D। इसलिए बेटा यहाँ का कैपेसिटेंस आ गया इप्सिलॉन नॉट अपॉन D इन ब्रैकेट A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस A3 K3। कोई डाउट? इस तरह से जब डायरेक्ट फिलअप किया जाए तो निश्चिंत रहना, कोई फॉर्मूला याद करना हो सकता नहीं है। तो अगर ये तो पैरेलल में है, और पैरेलल में जितने कैपेसिटेंस बनेंगे सबका वैल्यू रखते चले जाओ, आंसर आ गया। तो जब दो प्लेट के बीच डायरेक्ट इस तरह से फिलअप होता है कि वह सेपरेशन डिवाइड करे तो ये होता है बेटा सीरीज, और एरिया डिवाइड करे तो ये होता है बेटा पैरेलल। जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यह है एयर रीजन और यह है डायटिक रीजन। यह है बेटा A/2 A/2 B के इसका कैपेसिटेंस बताना। बताओ बताओ बेटा कैपेसिटेंस इसका आ रहा समझ में क्वेश्चन? ये कुल कितने डायटिक भरे गए हैं? 2। सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में। कुल कितने कैपेसिटर बनेंगे? 2। इसमें जुड़ेंगे पैरेलल में। सॉल्व करो, देखो आ जाएगा आंसर अभी। सर साइलेंट नॉट A/2 D K + 1। 2 कैपेसिटर देखो बन रहे हैं इस तरह से, एक बन रहा है C1, एक बन रहा है C2। तो नेट कैपेसिटेंस आ गया बेटा C1 प्लस C2। C1 का वैल्यू इप्सिलॉन नॉट A/2, एयर है ना तो K रहेगा नहीं। अच्छा बताओ, इसका दोनों प्लेट के बीच सेपरेशन D है, देखो हमने 2D क्यों लिखा? सर वो A/2 है सर, एरिया वाला। हाँ A/2 वाला 2 है, और प्लस इप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू K अपॉन D, A/2 वाला 2। इसका आंसर आ गया इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ब्रैकेट में 1 प्लस K अपॉन 2। आसान है ना? एकदम आसान होता है। और बताओ, कहे कि इस बताओ पूरे कैपेसिटर का नेट के बताओ, तो नेट के ये है देखो 1 प्लस K/2, इसका नेट का डायरेक्टली कांस्टेंट है। समझ में आया बेटा? पहले प्लेट कैपेसिटर एकदम आसान होता है। पहले प्लेट कैपेसिटर ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कि हमने एयर रीजन का भी बता दिया, डेरिवेशन करा दिया, डायटिक रीजन का डेरिवेशन करा दिया, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस स्पेशल केस 4-5 स्पेशल केस बता दिया, सब पे क्वेश्चन करा दिया। पहले प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया। अभी आगे पहले प्लेट कैपेसिटर का और भी कॉन्सेप्ट हैं, बट जो डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड ये सब कॉन्सेप्ट है, ये क्या हो गया बेटा, इसके फिनिश हो गए। अब आगे हम लोग को पढ़ना है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, दो हम लोग को इसमें किरचॉफ्स के रूल्स पढ़ने हैं।
स्टार्ट करें बेटा किरचॉफ्स रूल। यस सर। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो, किरचॉफ्स रूल फॉर कैपेसिटर सर्किट। कैपेसिटर सर्किट के लिए बेटा किरचॉफ्स रूल बहुत इंटरेस्टिंग। इसमें दो रूल हम लोग को पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल एंड किरचॉफ्स सेकेंड रूल कैपेसिटर के लिए। आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस के लिए पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग कैपेसिटर के लिए पढ़ेंगे। अच्छा बताओगे, जो किरचॉफ्स ये लिखे हैं हम, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? देखो कैसे हुई है बताओ। किरचॉफ्स की स्टार्टिंग किससे हुई है? किर से। किरचॉफ्स लॉ किरकिरापन क्रिएट करता है, मैक्सिमम स्टूडेंट किरचॉफ लॉ को अप्लाई नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करने का बड़ा अच्छा मेथड हम बताएंगे, जिसको बड़ा आसानी से किरचॉफ्स लॉ आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि किरचॉफ्स लॉ स्टूडेंट जब पढ़ता है तो कंफ्यूज रहता है, कैसे अप्लाई हो रहा है। बड़ा रूल रेगुलेशन होता है, साइन कन्वेंशन चलता है बेटा किरचॉफ्स रूल में। लेकिन हम जिस मेथड से बताएंगे उससे बड़ा आसानी से किरचॉफ्स लॉ आप अप्लाई कर लोगे, जिसको बोलते हैं बेटा चाय नाश्ता मेथड। कौन सा मेथड बेटा बताओ? चाय नाश्ता चाय मेथड। नाश्ता मेथड। मतलब जब किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया जाएगा तो जैसे तुमको महसूस होगा कि समोसा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चाय नाश्ता मेथड। बहुत ही आसान लगेगा। किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा चाय नाश्ता मेथड से। लेकिन सेकेंड लॉ अप्लाई करने में ऐसा होता है, फर्स्ट लॉ में कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ जंक्शन। एक जंक्शन पर अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ, और सेकेंड लॉ क्या होता है बेटा, एक क्लोज लूप में अप्लाई करते हैं। इसलिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सेकंड को कहते हैं, फर्स्ट को जंक्शन लॉ भी कहते हैं। जो फर्स्ट लॉ होता है बेटा याद रखना, ये भी पूछता है एग्जाम में। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ चाहे वो कैपेसिटर वाला हो चाहे रेजिस्टेंस वाला हो, चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। और सेकंड लॉ जो सेकंड रूल होता है बेटा, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे आ सकते हैं। फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द, बताओ बेटा, चार्ज कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। चार्ज जितना इनकमिंग होगा उतना ही क्या होगा, आउटगोइंग। डिस्ट्रॉय नहीं होता है चार्ज। चार्ज को ना तुम क्रिएट करा सकते हो ना डिस्ट्रॉय करा सकते हो, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। सर्किट में जितना इनकमिंग चार्ज होता है उतना ही आउटगोइंग होता है। देयरफॉर वी कैन से दैट फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ्स लॉ इज बेस्ड ऑन द charge conservation, but second rule is based on the energy conservation. कल संडे है बेटा, और कल संडे को जैसे 11 बजे टेस्ट होता था ना, अभी कोई टेस्ट नहीं है, अगले संडे को टेस्ट रहेगा। और वो टेस्ट पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का रहेगा, पूरे टॉपिक का। 30 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का। सुन लो सब लोग? यस सर। क्या सुने? कल कोई टेस्ट नहीं है। कब टेस्ट है? अगले संडे। किस टॉपिक का? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हाँ, कुल कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन उसमें रहेंगे बेटा, सबको टेस्ट देना। तो एक हफ्ता मौका मिल रहा है, फर्स्ट टॉपिक को तैयार करो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन खूब आएंगे, जितने ही टेस्ट दोगे उतना ही सब तैयार होगा। देखो बेटा, फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, क्या हमने लिखा है देखो। लॉ ऑफ जंक्शन।
इसको एक जंक्शन पे बेटा अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कोई जंक्शन है, पॉइंट है सर्किट में, जिसमें इधर से चार्ज आ रहा है Q1, इधर से चार्ज आ रहा है बेटा Q2, इधर से चार्ज है Q3, यह है Q4, यह है Q5। तो बताओ इस जंक्शन पर कौन कौन सा चार्ज इनकमिंग है और कौन कौन सा आउटगोइंग है, सोच के बताओ। सर इनकमिंग Q1 Q2 Q3 है सर। और आउटगोइंग Q4 Q5। हाँ, तो इनकमिंग को अगर प्लस मानेंगे तो आउटगोइंग को माइनस मानेंगे, इनकमिंग को माइनस मानेंगे तो आउटगोइंग को प्लस मानेंगे। इसी को बोलते हैं बेटा अलजेब्रिक सम। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्ज मीटिंग एट ए जंक्शन विल बी इक्वल टू 0। टोटल चार्ज का किसी जंक्शन पे अलजेब्रिक सम क्या होता है बेटा? 0 होता है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट, अलजेब्रिक सम समझ में आया? जैसे इनकमिंग को प्लस मानो तो आउटगोइंग को माइनस मानो, इनकमिंग को माइनस मानो तो आउटगोइंग को प्लस मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको प्लस माइनस मान रहे हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्ज मीटिंग एट ए जंक्शन will be equal to 0। That is जो फर्स्ट रूल होता है is based, बोलो बेटा किस पर बेस्ड होता है? on the charge कंजर्वेशन। फर्स्ट रूल बेटा चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो एग्जाम में आ सकता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट लिखो, किस पर बेस्ड है, अलग अलग क्वेश्चन बना के दे देगा। अब इसलिए देखो, मतलब कहोगे अलजेब्रिक सम सिग्मा क्यू एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। सिग्मा लगाने का मतलब अलजेब्रिक सम होता है, टोटल चार्ज का अलजेब्रिक सम। तो अलजेब्रिक सम हो जाएगा बेटा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम आया समझ में? इनकमिंग को हमने प्लस माना तो आउटगोइंग को माइनस माना। तो यहाँ से देखो क्लियर हो गया कि इनकमिंग चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसके बराबर हो गया बेटा? Q4 प्लस Q5। आ गया समझ में? देखो चार्ज कंजर्व है कि नहीं? जंक्शन पे जितना चार्ज इनकमिंग उतना ही चार्ज क्या है बेटा? आउटगोइंग। अरे प्रयागराज जंक्शन पे जितनी ट्रेन आएगी उतना ही तो आगे बढ़ेगी, बोलो बेटा। तो इनकमिंग ट्रेन इज इक्वल टू आउटगोइंग ट्रेन, इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। First rule of Kirchhoff's is based on the charge conservation and second rule is based on energy conservation। ये फर्स्ट रूल है बेटा, इस पे अगले टर्म पे क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद से सेकंड रूल बतला करके उस पे क्वेश्चन कराएंगे, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट के क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद से टॉपिक लगभग समाप्त हो जाएगा, फिर स्फेरिकल कैपेसिटर वही आ जाएगा। यही सब रहेगा बेटा, ठीक। फिर स्टार्ट आगे हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने पहले ही बताया था कि सेकंड टॉपिक थोड़ा छोटा टॉपिक है, पहला टॉपिक बहुत बड़ा था, बहुत समय लगा समाप्त करने में, कई ढेर सारे पॉइंट्स थे, ढेर सारे डेरिवेशंस थे। तो कल कोई टेस्ट नहीं है, कल आप लोग भी रेस्ट करो, हमेशा ऑनलाइन क्लास करना पड़ता होगा, परेशान रहते होगे, कल थोड़ा रेस्ट करो आप लोग भी। अगले संडे को आप लोग टेस्ट देना, 30 क्वेश्चन पहले टॉपिक का कंप्लीट टेस्ट। 30 क्वेश्चन में चाहे 15 साल करो, चाहे 20 साल करो, चाहे 16 साल करो, लेकिन उससे नॉलेज बढ़ेगा बेटा। जो टेस्ट होता है मिनट का रहेगा? ये 30 क्वेश्चन पूरा 1 घंटे का रहेगा, 1 घंटा 1.5 घंटे में सॉल्व करना रहेगा, टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना, पूरा टाइम दिया जाएगा। पर्पस रहेगा सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, ये मेन पर्पस रहेगा, ठीक है बेटा। अब पूरे
टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, पूरे फर्स्ट टॉपिक से। तो कल कोई टेस्ट नहीं है, ठीक? ओके बेटा, कोई दिक्कत, कुछ पूछना है किसी को? क्लास ओवर करते हैं बेटा। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट बेटा। हेलो